लास्ट क्लास में हमने 80D पढ़ा था, काफी इंपॉर्टेंट था सेक्शन, उसके बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं 80DD के बारे में। देखिए डी है डिसेबल डिपेंडेंट, इसे आप ऐसा नाम रखिए या डिसेबल डिपेंडेंट। डी का मतलब है डिसेबल डिपेंडेंट, कि अगर किसी की फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जो डिसेबल है और डिपेंडेंट भी है, तो उस पर बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। वो एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिन्हें कैलकुलेट आप नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, घर में कोई हैंडीकैप्ड है, अब उसकी वजह से कई बार ऑफिस की छुट्टी लेनी पड़ेगी, उसे दिखाना है, कोई मतलब बहुत सारी चीजें जिसे मनी में आराम से हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इलाज पे तो खर्चा होता ही है, अलग से भी बहुत सारी चीजें होती है। तो उस सिचुएशन के लिए है कि अगर कोई एसएससी मेंटेन करता है डिपेंडेंट जो कि डिसेबल है, अगेन 115 BAC से बाहर जाएंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। डिडक्शन इंडिविजुअल HOF को मिलेगा जो इंडिया में रेजिडेंट हो। डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर एनी अमाउंट पेड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट. Deductions is also available for any amount deposited in a scheme with LIC or any insurer for the maintenance of dependent and disabled. This scheme should be provided for payment of money in lump sum for the benefit of dependent in the event of a death of a person making such deposit. देखिए अब क्या है कि कोई मिस्टर ए है, वो डिपेंडेंट को मेंटेन करते हैं, तो उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी ले रखी है कि अगर वो खुद मर गए तो डिपेंडेंट को पैसे मिल जाए, क्योंकि उनके जाने के बाद डिपेंडेंट का क्या होगा, वो पॉलिसी का भी बेनिफिट मिलता है। इफ द पर्सन विद ए डिसेबिलिटी इन हुज नेम द सम हैज बीन डिपॉजिटेड विद LIC और एनी अदर इंश्योरर और UTI डाइज बिफोर द assessee, then the amount equal to the amount which has been deposited shall be deemed to be the income of assessee in the previous year, जब उसे मिला है। ये क्या रखा है, इंश्योरेंस के लिए पैसा आप जमा कर रहे हैं, और जिस डिसेबल के लिए आपने पैसा जमा करा रहे हैं वो डिसेबल ही मर जाए पहले, तो जितना पैसा जमा किया विद बोनस वगैरह वापस मिल जाएगा एसएससी को, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। इसके अलावा लिखा है डिडक्शन जो मिलेगी वो कैसे कैलकुलेट होगी। अगर डिसेबिलिटी की परसेंटेज लेस देन 40% है तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी कोई भी। यहाँ हैंडीकैप्ड का मतलब है शरीर का कोई हिस्सा 40% से ज्यादा, 40% या 40% से ज्यादा खराब हो। अगर शरीर का हिस्सा कोई भी है 40% से कम खराब है तो उसे डिसेबल नहीं माना गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80DD। और याद रखिए जो हम सेक्शन 80DD पढ़ रहे हैं तो हम 80U भी साथ में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि हमारी जो असेसी है उसकी फैमिली में कोई और हैंडीकैप है। 80U में हम पढ़ेंगे असेसी खुद ही हैंडीकैप है। तो सेम 100% चीजें 80U में यही लिखी है। मैं उस समय क्या कहूंगा 80DD है, बस पढ़ाऊंगा नहीं 80U, क्योंकि वो सेम है। इसमें क्या है कि फैमिली में कोई और मेंबर है तो आपको डिडक्शन मिल रही है, उसमें असेसी खुद हैंडीकैप है तो उसे डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि वो मेहनत से कमा रहा है हैंडीकैप होने के बावजूद, क्योंकि हैंडीकैप लोग भी अर्निंग करते हैं, तो उसको खुद डिडक्शन मिल जाएगी। तो फिर 80DD में वो डिपेंडेंट नहीं हुआ ना भाई। अगर एक हैंडीकैप डिपेंडेंट है तो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको 80DD में मिल रही है। मान लिया वो डिपेंडेंट नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या नौकरी करता है, कुछ भी है, तो इसका मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं है, तो वो जो डिडक्शन किसी और को मिलती है वो उसे ही मिल जाएगी 80U में। सही है, तो वो सारी एक एक बात उसमें सेम लिखी। अगर डिसेबिलिटी 40% से या उससे ज्यादा है लेकिन 80% से कम है तो 75,000 की फ्लैट डिडक्शन है। यहां पर ये नहीं है खर्चा और 75,000 जो भी कम हो, नहीं, 75,000 सीधी डिडक्शन है, चाहे खर्चा 100 रुपए हुआ है, 1000 हुआ है, कुछ भी है, क्योंकि ये माना गया है कि भैया दिक्कतें आती है। अगर डिसेबिलिटी 80% या उससे ज्यादा है तो डिडक्शन फ्लैट 1.25 लाख रुपए। डिडक्शन जो अलाउड होगी इररेस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिविजुअल के केस में स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर। HMA HF का फैमिली मेंबर। सच डिपेंडेंट पर्सन शुड बी होली एंड मेनली डिपेंडेंट फॉर द सपोर्ट, वो डिपेंड होना चाहिए
डिपेंडेंट जो है वो 80U में डिडक्शन ना ले रहा हो, क्योंकि अगर वो 80U में डिडक्शन ले रहा है इसका मतलब वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, फिर उसको यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक ITR के साथ में सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, मेडिकल का सर्टिफिकेट, जो गवर्नमेंट डॉक्टर लिख कर देगा कि भैया इसकी डिसेबिलिटी है और इतने परसेंटेज है। डिसेबिलिटी का मतलब है ब्लाइंडनेस, हियरिंग, अलग अलग टाइप की चीजें हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, इसमें हमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा तो हम 40 से 80 मानते हुए 75,000 की डिडक्शन दे देंगे। सीवियर डिसेबिलिटी लिखा होगा तो 80% या उससे ज्यादा मानते हुए 1.25 लाख की डिडक्शन दे देंगे। बस यही होगा, इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं होगा। ज्यादा ही हो जाएगा, हमें बता दिया जाएगा कंफ्यूज करने के लिए कि इतना खर्चा किया है। तो मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इन्होंने 90,000 रुपए जमा कराए हैं हैंडीकैप ग्रैंडफादर के लिए, कॉपी और सर्टिफिकेट लगा दिया है। तो देखो, डेफिनेशन फैमिली में ग्रैंडफादर नहीं थे, तो इस वजह से डेफिनेशन में नहीं है, तो डबल डी नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या होगा अगर ये फादर के लिए होता, तो 75,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, 115 BAC से बाहर जाते हैं, तो सेवियर है तो 1.25 लाख मिलेगी। 90,000 रुपए से लेना देना नहीं है, 90,000 से कोई रिलेशन नहीं है, 75 या 1.25 लाख। अब है 80DD मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीजेस। कई बार गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, तो उन गंभीर बीमारी के इलाज में खर्चा हो जाता है काफी, तो उस खर्चे में आपका बहुत सारा पैसा, एसएससी का बहुत सारा पैसा चला गया है, इसलिए उसे 80DD में डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो बहुत गंभीर बीमारियां हैं, इतनी गंभीर 3 गुना, ऐसा मानो D फॉर डिसीज, B फॉर बीमारी। मतलब जब हमें कुछ याद करना होता है ना, तो वो कुछ अजीब सी चीज होगी तो हमें याद ज्यादा रहेगी। इसलिए आप देखेंगे टीवी में ऐड आता है, तो कुछ ऐड बहुत अजीब होते हैं, अब वो अजीब ऐड हमें याद रह जाते हैं। जो नॉर्मल जेन्युइनली ऐड होते हैं वो हम भूल जाते हैं, लेकिन बहुत अजीब ऐड है वो याद है ना। आजकल सब जब वर्ल्ड कप चल रहा था, तो राहुल द्रविड़ के ऐड से बहुत परेशान थे लोग। मैक का ऐड है, लोग बात कर रहे हैं, कह रहे कभी आपने इंजन ऑयल के बारे में इतना सोचा? अबे भैया, इंजन ऑयल के बारे में वो डिसाइड करें शादी किससे हो, वो हमारा बच्चा स्कूल कौन से, वो क्या इंजन ऑयल के बारे में चर्चा कौन करता है? तो अजीब ऐड है तो याद रहेगा, तो अजीब बात है ना। डिसीज बीमारी, तो तीन गुना हो रहा है, तो DD भी याद रहेगा। तो ये है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीजेस। अगेन आपको बाहर जाना पड़ेगा, डिडक्शन रेजिडेंट ही क्लेम कर सकता है। याद रखिए DD भी रेजिडेंट होना चाहिए, क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट है उन्हें हम क्यों बेनिफिट दें इतना। ठीक है, स्पेसिफाइड डिसीज होनी चाहिए, वो लिस्ट में बता रखा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अगेन वही है, फैमिली का मतलब जो DD में था वो होली मेनली डिपेंडेंट हो, और वो 80U में अपनी इनकम पे डिडक्शन क्लेम ना करता हो। डिडक्शन मैक्सिमम 40,000 हो सकती है, इसका मतलब यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंसेस को कंपेयर करना है। 80DD में 75 और 125 में मैक्सिमम वर्ड नहीं लिखा था, तो वो फ्लैट थी। यहाँ मैक्सिमम 40,000 है, मतलब खर्चा या 40 जो भी कम हो। लेकिन अगर सीनियर सिटीजन है या वेरी सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन जो 60 साल और रेजिडेंट हो, वेरी सीनियर जो 80 साल और वो हो, तो ऐसी सिचुएशन में ये 40,000 की बजाय 1 लाख हो जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर खर्चा ज्यादा हो रहा होगा। तो आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अगेन डॉक्टर का। और अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो वो पैसा माइनस हो जाएगा, जो भी पैसा आपने खर्च किया है उसमें से इनकम डिडक्शन निकालने के लिए पहले उसे माइनस करेंगे, फिर हम देखेंगे।
चलिए हमें क्वेश्चन नंबर 13 में निकालना मिस्टर एक्स की असेसमेंट ईयर 24-25 की क्या इनकम है, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 की, अगर वो आउट, वरना तो क्वेश्चन ही डिडक्शन का नहीं बैठेगा। अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन ये मान लिया, ये लाइन नहीं लिखी तो भी आपको एज्यूम करके नोट डालना है कि वो मान लेते हैं वो बाहर जा रहा है और तभी, वरना क्वेश्चन में कुछ अब ये थोड़ी ना लिखोगे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो आपको ये एजम्पशन लेनी ही पड़ेगी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस सेट ऑफ हो जाएगा, तो सेट ऑफ का प्रोविजन भी आ गया। तो टोटल कितनी इनकम आएगी बताओ मिला के? 2,90,000। तो 2,90,000 रुपीज की डिडक्शन आएगी हमारी। अब इसने कुछ डिडक्शन के लिए टोटल ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी हमारी 2,90,000, है ना। अब इसमें से हमें क्या मिलेगा? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80CCC 12,000, 1,50,000 तक मिल सकता है, तो 12,000 मिल रहा है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक फॉर डिपेंडेंट फादर बीइंग ए सीनियर सिटीजन 4,000, 50,000 तक मिल सकता है। 4,000 दिया है तो 4,000 तो मिल ही जाएगा। 15,000 अपना दिया तो 80D, 4,000 प्लस 15,000, इन्हें 25 मिल सकता है, 25,000 और उनका 50, लेकिन दोनों लिमिट में है तो टोटल 19,000 रुपए की डिडक्शन 80D में मिल जाएगी। एक्सपेंसेस ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर विद सीवियर डिसेबिलिटी 2,500 का खर्चा कर, 80DD 1,25,000 रुपए, एक्चुअल खर्चे से कोई लेना देना नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट फादर सफरिंग फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड डिसीज सम रिसीट फॉर इंश्योरेंस 4,000 खर्चा किया है एंड सम रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर 16, तो इन्हें 20,000 वापसी आ चुके, खर्चा किया है 75, 80DD 75,000 में से 20,000 इनकी जेब में वापस आ गए, तो 55,000 रुपए की छूट। सीवियर डिसेबिलिटी जो छूट है वो हमारी यहाँ पर क्या लिखा था, कितना अमाउंट मिलता है मैक्सिमम, यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है वो है 40,000 रुपए या 1,00,000 रुपए इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। यहाँ कोई एज वगैरह लिखी हुई है क्या? तो अब अगर ये सीनियर सिटीजन है तो इनको 1,00,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है, अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कलाकारी है, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन लिखा है फादर के बारे में बी पॉइंट में और डी पॉइंट में जानबूझ के नहीं लिखा, तो बहुत ही गहराई की बात है ये। तो अगर मैं देखता कि यहाँ तो कहीं लिखा नहीं सीनियर सिटीजन है या नहीं, तो मैं तो इसको 40,000 करने वाला था। तो ये जो है 55,000 है, क्योंकि ये अप टू मैक्सिमम आपको 1,00,000 रुपीज तक मिल सकता है, तो ये तो 55,000 ही है। तो ये बात जो है मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही थी, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान था कि ये सीनियर सिटीजन क्वेश्चन में बताया रखा है या नहीं, क्योंकि ज्यादातर केस में सीनियर सिटीजन होने के चांसेस रहते ही हैं। अगर कोई अर्निंग कर रहा है, फादर है, तो सीनियर सिटीजन के चांसेस होते हैं। तो 12,000, 19,000 और 1,25,000 और 55,000, 2,11,000 रुपए। क्या हमको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से डिडक्शन मिलती है, हाँ या नहीं बताओ? देखो हमें स्टैंडर्ड ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसमें से डिडक्शन नहीं मिलती,
अगर हम ये कहें कि मैंने ये जो सेल्फ ये है इसको इससे सेट ऑफ कर दिया है, तो मुझे 1,00,000 रुपए, इसका मतलब फिर क्या होगा, मैं ये कहूंगा इसमें से 1,00,000 इसका टोटल 2,11,000 आ रहा है। मैं कहूंगा इसमें 1,90,000 रुपए और 1,00,000 रुपए है ना, और 1,90,000 है मेरा सैलरी और ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो मुझे ये 1,90 ही मिल पाएगी। लेकिन मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ये जो मेरा लॉस है मैंने इससे सेट ऑफ कर लिया पहले 1,00,000, इसे सेट ऑफ करने की मनाही थोड़ी ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते दूसरी इनकम से, दूसरी लॉस को तो इससे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अगर मान लिया मैंने कहा मैंने इससे सेट ऑफ कर लिया जी पहले, और फिर मैंने इससे करा, तो ये मेरा पूरा का पूरा 2,90,000 सैलरी बचा हुआ है, तो मैं सैलरी से पूरा सेट ऑफ कर सकता हूँ। अगेन ये मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरा फायदा किस में है। इस क्वेश्चन में तो इनकम कम है, मान लिया इनकम होती 15 लाख या कुछ होती, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट 20% है, उस पे 30 है, तो दोनों में फायदा किस में ज्यादा हो, कि मैं इससे सेट ऑफ करके वो डिडक्शन लेने में फायदा है या ना करके टैक्स कम देने में फायदा है, वो मुझे देखना पड़ेगा। कहीं मैं भाई वहां पर क्या होता है 1,90 की डिडक्शन मिलती, तो 1,90,000 की मिलती है, तो मेरा जो फर्क आता है 21,000 रुपए की इनकम पर जो टैक्स पड़ा, और अगर वरना 20% और 10% का फर्क दोनों में, मतलब जो भी फायदे का सौदा है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ तो अभी तो 87 ही मिल जाएगा इनको, एग्जामिशन लिमिट के अंदर आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं। तो अब यहाँ पर नंबर आपको कैसे मिलेंगे एग्जाम में, आपको ये लिखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ये आपने सेट ऑफ किससे करा, है ना। अगर आपने ये क्वेश्चन को ऐसा दिखाया, सैलरी 340 माइनस सेल्फ ऑक्यूपाइड 1,50,000, तो आप फंस जाओगे, तो फिर आपको डिडक्शन नहीं मिल पाएगी। तो आपको यहाँ कितना आ गया, ये 1,90,000, और यहाँ पर आपने लिखा फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,00,000, है ना, ग्रोस टोटल इनकम 290। तो अगर ऐसा करोगे तो आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा 2,11,000 और सैलरी इनकम या ग्रोस टोटल इनकम माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,90,000, तो 1,90,000। फिर आपको यहाँ पर टैक्सेबल इनकम 1,00,000 निकालना पड़ेगा। और अगर आप इसे दिखाते हो कि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करा है फिर सैलरी से 50,000, तो पूरा दे सकते। तो या तो ऐसा दिखाओ या ऐसा दिखाओ, सैलरी है 340, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,00,000, इसमें से सेल्फ आपने लेस कर दिया 1,00,000, है ना, तो ये तो नील हो गया। इसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस 50,000 माइनस करा, तो ये हो गया 2,90,000, और यहां से आप डिडक्शन दे दो 2,11,000। अब कोई टेंशन नहीं है, आपकी 79,000 रुपीज की टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, ठीक है ना। तो अभी जो फायदे का सौदा दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भैया इनकम ही कम दिखाओ अपनी, तो मतलब सिचुएशन है कि आप कर सकते हैं। आगे बढ़े, एट्टी ई की बात करते हैं। ई फॉर एजुकेशन होता है, तो यहाँ एजुकेशन लोन पर आपको डिडक्शन मिलने वाली है। ई फॉर एजुकेशन, तो एजुकेशन पर आपको डिडक्शन मिलने वाली है। देखिए आपने लोन लिया एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन लोन की पहले कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं, उसकी कंडीशन समझो। एजुकेशन लोन में क्या होता है कि हम लोग लोन लेते हैं, बैंक हमें लोन देता है और वो कहता है लोन की रीपेमेंट आप तब से स्टार्ट करो जब से आपकी जॉब लग जाए, तब से स्टार्ट करो रीपेमेंट। तो अब ये कह रहा है 80E कि आपकी जॉब लगी,
अब जॉब लगते ही आपको लोन की रीपेमेंट करना है, तो बहुत सारा पैसा आपका लोन की रीपेमेंट में जा रहा है। तो 80 कहता है लोन की रीपेमेंट में जो इंटरेस्ट पोर्शन है उसकी डिडक्शन हम आपको, और अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है, जितना भी अमाउंट है इंटरेस्ट का हम आपको डिडक्शन देंगे। जब पहले साल रीपेमेंट शुरू करोगे वहां से लेके आने वाले टोटल 8 सालों तक आपको अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी। ये है सेक्शन 80E। हायर एजुकेशन के लिए फुल टाइम एजुकेशन के लिए आपने हायर स्टडीज के लिए लोन लिया, बस सिंपल है। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ये तो हमेशा ही लिखा है, आपको यहां से बाहर जाना पड़ेगा। डिडक्शन रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट सबको मिलेगी, इंडिविजुअल को। लोन लिया हो अपनी या रिलेटिव के लिए, है ना, आफ्टर पासिंग ऑफ सीनियर 12th के बाद के कोर्स के लिए आपने लोन लिया है, ठीक है। रिलेटिव, स्पाउस, चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है। डिडक्शन अवेलेबल होगी इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन के लिए, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगी, प्रिंसिपल अमाउंट के लिए, किसके लिए मिलेगी, इंटरेस्ट के लिए। और इंटरेस्ट आपने टैक्सेबल इनकम से ही दिया हो, अगर टैक्सेबल इनकम से इंटरेस्ट नहीं दिया तो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। लोन आपने अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, आपने ये नहीं कह सकता हमने पड़ोसी से लोन लिया है, उसको सर्टिफाई नहीं कर सकता कोई भी, वो तो फिर माना नहीं जाएगा। डिडक्शन 8 सालों तक मिलेगी, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, पहली बार पेमेंट करने से शुरू होकर 8 साल तक मिलेगी। एग्जाम्पल, मिस्टर बी ने एजुकेशन के लिए 3 लोन लिए। लोन नंबर 1 2 3, लोन अपने लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, MBA BSc BA सब अलाउड है ना। लोन लिया कितने का उससे कोई लेना देना नहीं है, रीपेमेंट कितना है उससे भी लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट कितना है वो उससे लेना देना। तो 80A में डिडक्शन 20,000 प्लस 10,000 प्लस 18 48,000 की छूट मिल जाएगी। कोई टेंशन है इसमें, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं। ADEE इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्वायरिंग रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, क्योंकि भैया ये तो हमें हाउस प्रॉपर्टी में मिलता है। अब ये देखो, ये मजबूरी में मैं पढ़ा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है इतनी, फिर भी क्यों, ये केवल 1 साल के लिए आएगी डिडक्शन। जो लोन आपने 2016-17 में लिया है वही, अब वो लोन लिया चल तो रहा होगा आगे साल तक, इसलिए हम पढ़ रहे हैं, अदरवाइज इतनी रिलेवेंस नहीं है। कंडीशन भी बहुत सारी है। क्या, लोन सैंक्शन की डेट है ये, लोन अप्लाई कब करा है उसके लिए नहीं, लोन सैंक्शन कब हुआ है, ठीक है। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, ठीक है। और जो अमाउंट है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वो 35 लाख से ज्यादा की ना हो लोन की अमाउंट, और हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा ना, 70% तक मैक्सिमम लोन की अमाउंट हो और हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 50 लाख तक की हो, ठीक है। और उसके पास, असेसी के पास कोई भी घर ना हो, सही है। और डिडक्शन 50,000 मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। और ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड में 24B में मिलती है उससे अलग है। अब देखो कितनी कंडीशन है,
लोन 2016-17 में सैंक्शन हुआ हो, 50 लाख से कम का घर हो, लोन 35 लाख से कम हो, 50,000 मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी। ठीक है। मिस्टर ए ने एक घर खरीदा है 40 लाख रुपए का, एक साथ 16 को। हाउस लोन 32 लाख का लिया है 11% के हिसाब से। उसका कोई और घर नहीं है, वो 2 लाख रुपए की डिडक्शन ले सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड में 24B में। तो 32 लाख का जो 11% है कितना होता है? 3,52,000 रुपीज होता है ना? तो यहाँ पर लिखा है स्टेट विद प्रॉपर रीजन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स और ट्रू। ए परचेज्ड एट ए लोन इन रेस्पेक्ट ऑफ he does not own any other, he is eligible to claim deduction of 2 lakh under 24B out of the total interest payable। तो यहाँ पर लिखा है फॉल्स, मिस्टर ए ने 3,52,000 दिया है इंटरेस्ट का, उसे एक तो 2 लाख का 24B में मिल जाएगा और साथ ही साथ उसे 50,000 का 80EE में भी मिलेगा, तो 2.5 लाख तक मिल जाएगा, एज्यूमिंग प्रिंसिपल अमाउंट में से कुछ भी अभी तक वापस नहीं हुआ है। ठीक है, तो घटिया सेक्शन है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल असेसी जो है वो 80EE भी ले सकता है, 24B भी ले सकता है, लेकिन 16-17 में लोन लिया हो तभी, है ना? EE, अब वो 2016-17 के बाद फिर कार्रवाई मांग उठी कि हमें और दीजिए डिडक्शन, तो 80EE में 2019 से लेके 2022 तक के लिए आया। क्या आया? डिडक्शन 1.5 लाख रुपए कर दी 50,000 की जगह। ठीक है, और मकान की कीमत 50 लाख की जगह 45 लाख कर दी, और लोन की अमाउंट पर लिमिट हटा दी। तो दोनों में क्या फर्क है? ये असेसमेंट ईयर 17-18 और ये असेसमेंट ईयर 20-21 से शुरू हुआ है। तो इसको न छोड़कर हम देखते हैं सैंक्शन 2016-17 में लोन सैंक्शन हुआ हो या 2019 से 22 तक लोन सैंक्शन हुआ हो। ठीक है, यहाँ पर लोन की अमाउंट फिक्स, मैक्सिमम फिक्स है, यहाँ नहीं है। यहाँ घर की मैक्सिमम अमाउंट 50 है, यहाँ पर 45 लाख है, 50,000 की छूट है, यहाँ 1.5 लाख की छूट है। ठीक है, और 80EE में तभी छूट मिलेगी जब 80EE अवेलेबल एप्लीकेबल नहीं है, वो तो है ही। अब 16-17 में लिया है तो 19-22 में थोड़े ना लेगा। ठीक है, तो दो ये हैं, काफी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ज्यादा वो होता है जो एग्जाम में आ जाता है। अब एग्जाम में क्या आएगा वो तो एग्जामिनेशन पेपर हाथ में आएगा तो पता चलेगा, तो पढ़ना तो सब कुछ ही पड़ेगा। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी है तो 80EE में डिडक्शन मिलेगी 19 से 23, 1.5 लाख रुपए। तो EEA जैसा हो गया टाइम पीरियड, लेकिन 1 साल ज्यादा, वहां 19 से 22 तक था, 31 मार्च 23 तक है। 1.5 लाख रुपए की ही छूट है, वहां पर भी 1.5 लाख रुपए की छूट थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर आपको मिलेगी डिडक्शन। अब देखिए कितने सारा। मिस्टर ए की बात करें पहले। मिस्टर ए ने लोन लिया है रेजिडेंशियल हाउस के लिए, और कब लिया है? सैंक्शन कब हुआ है? 2021। तो EEA लग रहा है इस पर, क्योंकि मकान 45 लाख रुपए तक का होना चाहिए। ठीक है, तो इनको EEA में डिडक्शन मिल जाएगी। 45 लाख का 9% लोन है 43 लाख, तो 43 लाख का 9% कितना होता है? और यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 1,50,000, है ना? तो यहाँ पर
1,50,000 रुपीज की मैक्सिमम लिमिट थी, तो यहाँ पर हम कितनी डिडक्शन दे देते हैं इसको, 1,50,000 की डिडक्शन दे देते हैं। अच्छा, लोन जो लिया है 43 लाख पर, ठीक है, और 9% अमाउंट कितना आया, 3,87,000, ठीक है। 24B में कितनी छूट मिल जाएगी, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है ना, 2 लाख रुपए की छूट वहां मिल जाएगी 24B में। तो कितना बचा, 1 लाख, और 80EE में 1,50,000 रुपए की, 1,50,000 की छूट मिल जाएगी। तो ये हमें 2 लाख रुपए और 1,50,000 की डिडक्शन, इसमें कोई टेंशन है। चलिए अब हम मिस्टर बी की बात करते हैं। $45 लाख रुपए का है, एनबीएफसी से 2019 में लिया है, रेजिडेंशियल हाउस है, 48 लाख रुपए। मकान की कीमत कितनी होनी चाहिए, और ये कितनी है, तो 48 लाख का लोन लिया, 45 लाख लोन की अमाउंट नहीं है, यहाँ घर की अमाउंट है। 45 लाख का 9% कितना होता है इंटरेस्ट, 4 लाख। तो 24B में 2 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी, और 80EE में नहीं मिलेगी, क्योंकि मकान 45 लाख से ऊपर है। 45 लाख से ऊपर मकान होने की वजह से 80EE में डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्लियर। चलिए बात करते हैं सी, मिस्टर सी के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल ली है इन्होंने, वहां तो कोई लिमिट ही नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ली है तो इन्हें डिडक्शन दे देते हैं मिस्टर सी को। लोन है 20 लाख का, इंटरेस्ट रेट है 10%, कितना हो गया, तो सेक्शन 80EE में 1,50,000 की छूट दे देते हैं इनको, ठीक है। अब बात करें किसकी, डी की। इनको लोन कब मिला है, 31 मार्च 2019, जबकि ये 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक है। तो ये तो सैंक्शन पहले ही हो चुका है। तो 80EEB में कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली, क्योंकि लोन पहले से ही सैंक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक ऐसी डिडक्शन की जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसका नाम है सेक्शन 80G। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग दान देते हैं, है ना, डोनेशन देते हैं। तो डोनेशन देने पर डिडक्शन हमें मिलती है 80G में। कोई सी भी आप डोनेशन दीजिए, अगर वो एलिजिबल डोनेशन है तो उसकी डिडक्शन हमें 80G में मिलती है। इसके अंदर 4 पार्ट है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी एंड डी कैटेगरी। 4 कैटेगरी है इसमें। ए कैटेगरी में जो आता है उनमें 100% डिडक्शन मिलती है हमें, और इसमें कोई लिमिट नहीं है। जो बी कैटेगरी में एलिजिबल डोनेशंस हैं
उस पर हमें 50% डिडक्शन मिलती है और कोई लिमिट नहीं है। मतलब अगर आपने 5 करोड़ रुपए का डोनेट किया है तो आपको 2.5 करोड़ की डिडक्शन मिलेगी। सी कैटेगरी 100% डिडक्शन मिलेगी, लेकिन कुछ लिमिट है, उतनी ही मिलेगी। और डी में 50% डिडक्शन मिलेगी, लेकिन एक लिमिट है, बस उतनी ही मिलेगी। वो लिमिट फिक्स नहीं है, वो लिमिट हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी हर क्वेश्चन में। तो एक एक करके इसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग ये मानिए कि हर क्वेश्चन में आती है। 80C जितनी इंपॉर्टेंट है 80G। तो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस गिवन in case of individual HUF, AOP or BOI or artificial deduction would be available only if they have exercised the option of shifting out. ठीक है। Deduction under this section is allowed to all assessee whether company or non-company, whether resident or whether income has PGPP or not. Essential condition क्या है? आपको पैसा डोनेट करना है और आप 2000 रुपए से ज्यादा पैसा कैश में नहीं दे सकते, अदर देन कैश ही देना पड़ेगा। डोनेशन काइंड में नहीं होना चाहिए, प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा। और जिनको डोनेशन दे रहे हैं वो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट होने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट के 80G में एलिजिबल है। वो जो आपको रसीद देंगे ना, उस पर लिखा होगा। आपको कैसे पता चलेगा? जैसे मैं बताता हूँ, मैं दिल्ली गया बंगला साहिब गुरुद्वारा में, वहां मैंने कुछ पैसा डोनेट किया, उन्होंने मुझे रसीद काट के दी। उस रसीद पे लिखा हुआ था योर डोनेशन विल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1960। तो जो एलिजिबल है वहां पर वो आपको रिसीट पर लिख कर देंगे कि आपको डिडक्शन मिलेगी। वहां से तो आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन में बता देंगे कि वो एलिजिबल है या नहीं। तो ए कैटेगरी में मैंने आपको क्या बताया था? 100% और कोई लिमिट नहीं है ना। अच्छा, डोनेशन क्यों करता है कोई? डिडक्शन के लिए या वैसे? डिडक्शन के लिए कोई डोनेशन करे तो मैं आपसे कहूं आपके 30 रुपए बचेंगे, 100 रुपए दे दो, तो आप देंगे 100 रुपए 30 रुपए बचाने के लिए? आपको 100 रुपए तो देने ही है, 30 रुपए बच रहे हैं वो आपका सम्मान का। तो 100% डिडक्शन है विदाउट लिमिट, और इसके अंदर कुछ लिस्ट है, छोटी सी लिस्ट है, 24 जगह आप डोनेट कर सकते हैं। अब ये लिस्ट आपको कैसे याद रखनी है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, नेशन का नाम आ जाए, नेशनल नाम आ जाए, कंट्री का नाम आ जाए, स्टेट का नाम आ जाए, जिला आ जाए, तो 90% तो इन नाम में ही कवर हो जाएंगे। कैसे? नेशनल नाम आ गया, प्राइम मिनिस्टर अफ्रीका, कंट्री का नाम नेशनल, चीफ मिनिस्टर, स्टेट, जिला, नेशनल, स्टेट, इंडियन, स्टेट, नेशनल, चीफ मिनिस्टर, नेशनल, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, नेशनल, सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल, प्राइम मिनिस्टर हो गए सारे। तो हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, हमें लिस्ट 24 लिस्ट नाम लिखनी है, नहीं लिखनी भैया, बस इतना याद रखो ये है तो डिडक्शन दे देंगे। अब नाम हम याद रखेंगे BCD के, क्योंकि वहां लिमिटेड है, उनके नाम याद रखेंगे, क्योंकि हो सकता है वहां पर भी नेशनल नाम आ जाए, तो हम कहेंगे ये वाला तो वहां पर है, बाकी सब यहाँ। तो जितना भी आप ए कैटेगरी में पैसा देंगे विदाउट लिमिट, आपको क्या मिलेगा? अब 50% बी कैटेगरी में मैंने कहा था, यह है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। ठीक है, तो केवल एक है प्राइम मिनिस्टर का फंड, ड्रॉट रिलीफ फंड।
तो ये तो हम याद रख सकते हैं। सी कैटेगरी में विद लिमिट है, लिमिट क्या है वो हम देख लेंगे। यहां पर दो ही है, एक आप किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को दें फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, दूसरा आप इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या किसी और एसोसिएशन को दें स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। तो वो दो है, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए डोनेट करें, अप्रूव्ड अथॉरिटी तो हर जगह आएगा, और दूसरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, तो ये सी कैटेगरी हो गई। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी डी, जो सबसे ज्यादा एक्चुअल में यूज हो जाती है। यहां क्या है, चैरिटेबल पर्पस के लिए आप किसी को दे रहे हैं। अगेन जिसको दे रहे हैं वो नोटिफाइड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है, चैरिटेबल पर्पस के लिए, ठीक है। माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, रिनोवेशन और रिपेयर ऑफ नोटिफाइड टेम्पल मस्जिद, मतलब रिलीजियस पर्पस के लिए। चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस ज्यादातर यही आता है। अब सवाल ये उठता है कि लिमिट क्या है, तो लिमिट है सी और डी के लिए। तो आपने मान लिया सी में आपने डोनेट किया 50,000, डी में डोनेट किया 80,000, मान लिया एलिजिबल लिमिट आई 60,000। उन्होंने कहा 60,000 ही हम डी, सी और डी की डोनेशन मिलाकर हम 60,000 ही मानेंगे, और आपने कितना दिया 31। तो आप क्या कहोगे, 60,000 इसमें से या इसमें से? इस पे 100% मिलेगा, इस पे 50% मिलेगा, तो क्या बोलोगे? मैं कहूंगा इसमें से 50,000 रुपए मैंने सी में दिए और 10,000 रुपए मैंने डी में दिए, इस पे 100%, इस पे 50%। अब ये लिमिट कैसे निकलेगी, ये लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट के लिए बोल रखा है कि ग्रोस टोटल इनकम निकालो आप, पांचों हेड की इनकम को ऐड कर लो, ठीक है। इसमें से डिडक्शन किस पे नहीं मिलती, तो सेक्शन 112, 112A, 11A पे नहीं मिलती है, कैजुअल इनकम पे भी नहीं मिलती, लेकिन वो यहाँ नहीं हटाना है, यहाँ पर केवल लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली आइटम हटानी है, ये हटा दो। और ऑल डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80G, क्योंकि वो तो कंप्यूट ही कर रहे हैं आप, जो आएगा इसका नाम रखा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इस एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम को 10% कैलकुलेट करो, ये है आपकी लिमिट, क्वालिफाइंग लिमिट। तो इन्होंने कहा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10% ही हम मानेंगे, आपने डोनेट किया है सीओडी में, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्रॉस टोटल इनकम हमें दे रखी है 1,68,240, जिसमें हमें बता रखा कुछ कुछ है, तो देखें ग्रॉस टोटल इनकम, $168,240, इसमें से हम क्या लेस करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
अंडर सेक्शन 112 45,000 रुपए, ये हटा दूं इसमें से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, अदर देन 111A है, तो अदर देन 111A थोड़ी ना हटाना है, हमें तो 111A हटाना है, तो इसे तो छोड़ दो। 8,000 ठीक है। इन्होंने पीपीएफ में 60,000 रुपए जमा कराए, तो 80C है ना, 60,000 पीपीएफ, ठीक है। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है 80D 11,000, इन्होंने 15,000 रुपए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट को दिए हैं, तो डी कैटेगरी में दिए, ठीक है। तो उसके लिए एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है मुझे, तो ये लेस हो जाएगा, क्या आ गया, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कितना आया, 52,240। इसका 10% 5,224, यह है क्वालिफाइंग लिमिट। और डोनेशन कितना दिया है डी में, कितना 15,000, तो जो भी कम हो तो 5,224 रुपए ही मानी जाएगी, और इस पे 50% डिडक्शन मिलेगी, तो कितनी डिडक्शन मिलेगी 2,612, ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है, क्या, ये जो डिडक्शन है, ये ध्यान से सुनो, ये डिडक्शन ऐसा ना हो ग्रोस टोटल इनकम में से ये लेस करके उससे ज्यादा हो जाए, मतलब ये डिडक्शन, शॉर्टकट बताऊं, ये डिडक्शन लेस करने के बाद 45,000 से कम नहीं आना चाहिए, ज्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा कम आ रहा है 45,000 से, इसका मतलब आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे भी डिडक्शन दे दी, समझ रहे हो मेरी बात। आपको जो डिडक्शन देनी है वो इस अमाउंट में से 45,000 लेस करके देनी है, ये बात ध्यान रखिए। मैक्सिमम डिडक्शन 112 वगैरह में से नहीं मिलती। अब ये आ गया आंसर, हमसे पूछा क्या है कि टैक्सेबल इनकम निकालो, तो अब हम क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम निकालते। तो टैक्सेबल इनकम कैसे आएगी, ग्रोस टोटल इनकम 1,68,240 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, 80C में 60,000, 80D में 11,000, 80G में 2,612, और टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, 9,628। तो सेक्शन 288A में 94,630 हो जाएगा। वो 70 साल के हैं, है ना। हमसे पूछा है कि आप बताइए टोटल इनकम कितनी होगी, टैक्स तो नहीं पूछा हमसे। टैक्स अगर पूछा भी हो तो पहली बात तो इनको क्योंकि 60 साल से ऊपर है तो इनके लिए 3 लाख रुपए तक एग्जम्प्ट है, 2.5 की बजाय। और वैसे भी हमारा टैक्सेबल इनकम पूछा, 87A भी मिल जाता, सबको फ्री है, टैक्स से नहीं ला जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, मिस्टर एक्स हैं, इंडियन सिटीजन है और
हमें बता रखा है टोटल इनकम बताइए। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड ए कैटेगरी में, प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग सी कैटेगरी में, अप्रूव चैरिटेबल डी कैटेगरी में। जब भी क्वेश्चन में सी और डी कैटेगरी का आएगा तो इसका मतलब हम लोगों को एडजस्टेड टोटल इनकम वगैरह निकाल के वो सब कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो हम वर्किंग नोट में सारे काम करते हैं। ये मेन सॉल्यूशन पहले, पिछली बार मैंने सीधा कर दिया लेकिन ऐसा नहीं करना एग्जाम में। मेन सॉल्यूशन की जगह छोड़ते हैं। कैसे करते हैं देखो, यहाँ पर पीजीबीपी कितना, मेन सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं अभी। 1 लाख कैपिटल गेन में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 2 लाख, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 5,000, 2,05,000। बाकी सब तो डोनेशंस वगैरह ही है और तो कुछ है नहीं। तो ग्रोस टोटल इनकम 3,05,000, लेकिन डिडक्शन मेरी मैक्सिमम 1 लाख हो सकती है क्योंकि 2,05,000 में से तो डिडक्शन मिलेगी नहीं मुझे। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, है ना। सबसे लास्ट में लिखा पेमेंट ऑफ सेक्शन 80D, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का 5,000 रुपया दिया इन्होंने, तो सेक्शन 80D में 5,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा 3 और डोनेशन ही है, तो यहाँ क्या लिखता हूँ, सेक्शन 80G, है ना, और यहाँ लिख देता हूँ वर्किंग नोट, और ये अमाउंट हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। और मैं यहाँ पर अब वर्किंग नोट निकाल लेता हूँ। तो मेन सॉल्यूशन एग्जामिनर को दिखाई देना चाहिए पहले, और जो हम लोग कर रहे हैं वो बाद में, वर्किंग का पार्ट बाद में दिखाई देना चाहिए, है ना। तो वर्किंग नोट में हम करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड कैटेगरी ए में आता है 11,000 रुपए, 100% की छूट मिलेगी 11,000, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ठीक है। अब जो सी में दिया है फैमिली प्लानिंग के लिए 3,000, और डी में जो डोनेट किया 12,000, तो ये 15,000 है। और क्वालिफाइंग लिमिट विच एवर इज लेस लेना पड़ेगा। तो क्वालिफाइंग लिमिट कैसे निकालेंगे, ग्रोस टोटल इनकम माइनस 112,111A 80D, ये तो करूंगा मैं इस क्वेश्चन में। तो 3,05,000 माइनस 2,05,000 माइनस 5,000, इन शॉर्ट 1 लाख रुपए में से मैंने जो लेस कर दिया है वो 5,000 लेस और कर दिया 80D, तो बचा क्या 95,000, इसका 10% 9,500। तो 9,500 मेरे लिए क्वालिफाइंग लिमिट आ गई है। तो 15,000 या 9500 जो भी कम हो तो मैं 9,500 ही ले पाऊंगा। अब मैं क्या कहूंगा, इस 9,500 में से सी में मैंने 3,000 डाले हैं और डी में बचे हुए 6500 डाले हैं।
भाई समझदारी तो इसमें ही है, सी पे मुझे 100% मिलेगा और डी पे 50% मिलेगा, तो पहले मैं पूरा 100% वाले में बोलूंगा। तो इसका 100% 3000, इसका 50% 3250, है ना। तो टोटल 11000, 3000 और 3250 कितना हो गया मिलाकर? 17,250। तो 17,250 मुझे 80G की डिडक्शन मिलेगी और मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी? 282,750। 2,82,750, यही निकालना था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो 80G बहुत इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल है, मतलब अगर आपने ये बात समझी नहीं ना, रटी, तो आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। समझना जरूरी है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। इसमें हमें बता रखा है डोनेशन टू नेशनल, ये 80G के बारे में बातचीत चल रही है और सब अदर देन कैश में दिया है। तो मेनली क्वेश्चन क्योंकि 80G के बारे में है तो उसी के लिए है। तो वर्किंग नोट में हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G निकाल लेते हैं। इसमें हमें पता है ए कैटेगरी भी होती है और बी कैटेगरी भी होती है और सी कैटेगरी भी होती है और डी कैटेगरी भी होती है। तो इसके अंदर सभी कैटेगरी हैं। तो अलग अलग कैटेगरी में हमने पैसा जो इन्वेस्ट करने पर डिडक्शन हमें मिलती है। ए में 100% होती है विदाउट लिमिट, बी में 50% होती है विदाउट लिमिट, इसमें 100% होती है विद लिमिट और इसमें 50% होती है विद लिमिट। तो नेशनल ट्रस्ट वेलफेयर फॉर ब्लाइंड 8,000 रुपए हमने दिए हैं। तो नेशनल नाम आ जाए तो मैंने कहा था आपको ए कैटेगरी में डाल दो, है ना। तो 8,000 रुपए यहाँ पर लिख भी देना आप, पूरा जो नाम है नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ ब्लाइंड, एग्जाम में लिख देना क्या है। अर्थक्वेक रिलीफ फंड गुजरात के लिए मैंने बताया था स्टेट का नाम आ रहा है अर्थक्वेक रिलीफ फंड गुजरात के लिए, तो वो भी हमारा ए कैटेगरी में 100% में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां लिखा है राजीव गांधी फाउंडेशन। अब यहां मुझे आपको कुछ बात बतानी पड़ेगी, पुराने गड़े मुर्दे थोड़े से उखाड़ने पड़ेंगे। देखिए ये जो बी कैटेगरी है 50% विदाउट लिमिट, इसमें पहले 5 डिडक्शन होती थी। जवाहरलाल नेहरू के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से, राजीव गांधी के नाम से 3 फंड थे, है ना। तो फाइनेंस एक्ट 2023 में इसको हटा दिया क्योंकि ये कांग्रेस का हिसाब है और भैया मोदी सरकार को 10 साल हो गए, 10 साल तक उन्होंने चलने दिया, वैसे हटा दिया। तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के नाम से जो फंड है उस पर अब कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। पहले मिलती थी बी कैटेगरी में 50% विदाउट एनी लिमिट। और एक नेशनल चिल्ड्रन फंड भी होता था बी में, वो अब यहां पर आ गया है ए में। तो इसका कुल मिलाकर कहानी ये है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम से पहले मिलती थी डिडक्शन, अब नहीं मिलेगी। अब अगर कोई क्वेश्चन पुराना बना हुआ आ जाए
क्योंकि अब तो मिलेगी नहीं, उम्मीद नहीं है कि आए, लेकिन अगर ऐसा कोई आ गया तो भैया इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, नॉट एलिजिबल। ये ए कैटेगरी में है, ये ए कैटेगरी में है, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, ये हमारा बी कैटेगरी में। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 10,000 रुपए बी कैटेगरी में है। डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस डी कैटेगरी में आता है। चैरिटेबल पर्पस के लिए, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए 40,000 रुपए दिए हैं, तो ये हमारा कहां पर आ जाता है, डी में आ जाता है। ठीक है। अब पुअर बॉय को पैसे दिए हैं, कोई नहीं मिलेगी डिडक्शन। ये आप स्वर्ग में जाने का रास्ता तय कर रहे हैं डायरेक्टली, बिना अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन के, इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। कपड़े और बर्तन दिए अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को, डोनेशन इन काइंड, डिडक्शन नहीं मिलेगी। डोनेशन टू ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन कम्युनिटी नॉट अप्रूव्ड बाय सीआईटी, नॉट अप्रूव्ड है, डिडक्शन नहीं मिलेगी। और फिर 88CC है, वो तो CCC है, अलग है। तो यहां पर 16,000 इंटू 100%, 16,000, 10,000 इंटू 50%, 5,000। अब यहां के लिए क्वालिफाइंग लिमिट देखनी पड़ेगी। क्वालिफाइंग लिमिट के लिए ग्रॉस टोटल इनकम लिखेंगे 166, 820, 90, 54, 50 एंड 1 लाख। इन सब का टोटल करो फटाफट, कितना आया? हम्म 12,80,000। इसमें से लेस कर देते हैं 112, 8,20,000। लेस कर देते हैं 111A, 90,000। ठीक है। और इसमें से लेस कर देते हैं 80CCC, 42,000। 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। क्या आ गया? 3,28,000, उसका 10%, 32,800। तो क्वालिफाइंग लिमिट आ गई 32,800, तो 40,000 या 32,800, तो 32,800, इसका 50% की छूट मिलेगी। कितना हो गया? 16,400। तो टोटल डिडक्शन हो गई 16,000, 5,000 और 16,400, सबको मिलाकर कितना हो गया? 37। तो 37,400 की डिडक्शन 80G में मिलेगी। अब हम आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पर। इन्होंने ये तो पूछा नहीं 80G की इनकम निकालो, इन्होंने बोला टोटल इनकम, डिडक्शन 80G की तो पूछा नहीं। तो टोटल इनकम में हम निकालेंगे सैलरी 1 लाख, और पीजीबीपी 1,66,000। कैपिटल गेन में दोनों को, तीनों को जोड़ दो, 3 है, 8,20,000, 90,000, 54,000। तीनों को जोड़ दो, 9,64,000। अदर सोर्सेस, लॉटरी इनकम 50,000, सबका टोटल करो। तो ग्रोस टोटल इनकम 12,80,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC 42,000 लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G 37,400। ठीक है ना? कितना आ गया?
टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम कितना आ गया 12,600 12,600 ये टैक्सेबल इनकम आ गया। समझ में आती है बात? इसके बाद सेक्शन 80GG है जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 80G तक आप कंप्लीट कर लीजिए अच्छे